हेलो दोस्तों, वेलकम टू अराउंड द ग्लोब। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज हम बात करेंगे बैंकिंग टर्म्स के बारे में। हम सबको कभी ना कभी बैंक जाना पड़ता है और वहां पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे उन सारे टर्म्स के बारे में वन बाय वन। उससे पहले हम जानते हैं बैंकिंग डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अगर बैंकिंग टर्म की बात करें तो बैंकिंग जो इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है उसके अनुसार एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंक हमसे जो भी पैसा लेती है वो आगे लेंड करती है या इन्वेस्ट करती है या फिर डिमांड पे फिर से कस्टमर्स को वापस कर देती है। जो पैसा चेक द्वारा विड्रॉल किया जा सकता है। तो ये नॉर्मल बैंकिंग की डेफिनेशन हुई। अगर हम अपने टर्म में बात करें तो बैंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं और बैंक जो है हमें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अभी प्रेजेंट में इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स काम कर रहे हैं और 22 प्राइवेट सेक्टर। टोटल नंबर ऑफ बैंक्स करेंटली इन इंडिया इज़ 34, जो कि पहले 27 थे और हाल में बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं जिसके बाद बैंकों की संख्या घटा के 12 कर दी गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। जनरली बैंक्स में 4 तरीके के अकाउंट्स में डील करते हैं। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और चौथा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं कि इन अकाउंट्स का रेलिवेंस क्या है। जो सेविंग अकाउंट है वो सैलरीड क्लास पीपल का है, जिसमें ये लोग अपने सैलरी में से हुई सेविंग को उसमें जमा कराते हैं और बैंक इसके बदले में उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जो कि जनरली 4 to 5% तक वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक 6 to 7% भी ऑफर करते हैं और ये जो इंटरेस्ट होता है आपको पर डे के हिसाब से बैंक कैलकुलेट करती है। मतलब कि अगर एक दिन आपका उस बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ पड़े हैं और दूसरे दिन वो पैसे 50 रुपीज़ हो गए तो एक दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 100 पे मिलेगा और दूसरे दिन 50 पे मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। करंट अकाउंट की बात करते हैं तो जितने भी बिजनेस क्लास पीपल हैं जिनको बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनको करंट अकाउंट की ज़रूरत होती है और इस पे उनको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है। बैंक चार्ज करती है ऐसे अकाउंट्स से जो लोग करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें जो हम पैसा रखते हैं वो एक फिक्स टर्म के लिए रखते हैं और रेकरिंग में हम एक इंटरवल पे उसमें पैसे जमा करते हैं। अब आगे बात करते हैं इन अकाउंट्स में डिपॉजिट्स कैसे होते हैं। पहले तो डिपॉजिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2 तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला टाइम डिपॉजिट्स, दूसरा डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो एक फिक्स टर्म के लिए हम डिपॉजिट करते हैं और उस पर बैंक हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। टाइम डिपॉजिट जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट, दूसरा रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकता है और मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ की होती है। वहीं रेकरिंग डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट मिनिमम 12 मंथ्स का होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स का होता है। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होती है 100 रुपीज़ और मैक्सिमम नो लिमिट। जब डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसमें सेविंग डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट आती है। सेविंग डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट में जमा पैसे हमारा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। ये पैसे हम टाइम टू टाइम विड्रॉ करते हैं और फिर डिपॉजिट करते हैं। जो टाइम डिपॉजिट होता है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। उस पर हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अब आगे और भी कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे RTGS, NEFT, IMPS एंड UPI, ये चारों फंड ट्रांसफ़र के माध्यम हैं। RTGS के बारे में बात करेंगे दोस्तों। RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि और मुझे अगर किसी और बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और मुझे उसी टाइम करने हैं तो हम RTGS के माध्यम से पैसे भेजते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट 2 लाख होने चाहिए। मतलब कि आपको अगर पैसे भेजने हैं तो आपके पास मिनिमम 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, तभी आप RTGS के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है।
नेफ्ट के बारे में बात करेंगे। नेफ्ट भी पैसे भेजने का ही एक माध्यम है, जिसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बट इसमें पैसे रियल टाइम में नहीं जाते, इसमें पैसे बैचेज में भेज जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जैसे 100 कस्टमर्स अगर बैंक में गए और सबने अपना पैसा नेफ्ट कराने के लिए बैंक के पास दिया है, तो बैंक उन सारे पैसे को स्लॉट में भेजेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर हमें पैसे जल्दी भेजने हैं तो हम आरटीजीएस के माध्यम से भेजते हैं। पैसे अगर हमें 2-3 घंटे बाद भेजने हैं तो हम एनईएफटी के माध्यम से भेजते हैं। अगर आईएमपीएस की बात करते हैं तो आईएमपीएस जो है आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों से बहुत ही फास्टर सर्विस है, जो कि 24/7 अवेलेबल होता है, जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ये बैंकिंग हॉलीडे के दिन बंद रहते हैं, बैंकिंग हॉलीडे के दिन इसका हम लाभ नहीं ले सकते। आईएमपीएस जो सर्विस है वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। और एक सर्विस जो पेमेंट के रिगार्डिंग में है उसका नाम है यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रेंड्स, ये एक प्लेटफॉर्म होता है। बहुत बार हम यूपीआई और भीम ऐप में कंफ्यूज कर जाते हैं। भीम जो है एक पेमेंट वैलेट है, जिसको एक ऐप बोल सकते हैं, लेकिन यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को भीम यूज़ करता है पैसे भेजने के लिए। एक यूपीआई आईडी से आप बहुत सारे अकाउंट लिंक करके आप सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत सारे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। और ये भी एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। और एनपीसीआई जो है वो एक आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे पूरा कंट्रोल आरबीआई का है। अब आगे देखते हैं कि बैंक में यूज़ होने वाले बहुत सारे कोड्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, या पता भी है तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आईएफएससी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है और इसका मेन यूज़ आरटीजीएस और एनईएफटी करते टाइम होता है। ये एक 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, जो कि बैंक, सिटी और ब्रांच के बारे में बताता है। अगर इसको हम ब्रेक करें तो इसके पहले जो 4 डिजिट हैं बैंक के नाम बताते हैं। 5th डिजिट जो होता है वो 0 होता है। इसको बैंक कभी ना कभी फ्यूचर चेंजेस के लिए या एज अ फ्यूचर ऑप्शन रखता है कि कभी कोई चेंज करना पड़े तो वहाँ पे 0 के जगह पे वो उसे रिप्लेस कर लेगा। लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो ब्रांच को डिनोट करते हैं। तो आरटीजीएस या एनईएफटी, ये आईएफएससी कोड इन दोनों काम में यूज़ होता है। 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब कि उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जनरली हमें चेक पे देखने को मिलता है। जो बैंक से हमें चेक बुक मिलता है उसमें चेक होते हैं, उन चेक पे नीचे में ये नंबर नोट होता है। ये एक 9 डिजिट कोड है जिसके फर्स्ट 3 डिजिट सिटी को बताते हैं कि किस सिटी का वो बैंक है। उसके अगले 3 डिजिट बैंक बताते हैं कौन सा बैंक है, SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये नेक्स्ट के 3 डिजिट बैंक बताते हैं। और जो लास्ट के 3 डिजिट है वो बैंक के ब्रांच के बारे में बताते हैं कि कौन सा ब्रांच है। जैसे दोस्तों कि एक शहर में बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, तो वो ब्रांच का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि एक किसी टाउन में किस जगह पे ये ब्रांच सिचुएटेड है। थर्ड वन इज स्विफ्ट। स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कोड का यूज़ तब होता है जब हम फॉरेन रेमिटेंसेस अपने देश मंगाते हैं या कोई हमारा जो फॉरेन में काम कर रहा है वो हमें भेजता है, उसके लिए बैंक स्विफ्ट कोड का यूज़ करती है। ये एक 8 से 11 डिजिट का अल्फ़ाबेटिक कोड होता है जिसमें जो फर्स्ट के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक का नाम बताते हैं, नेक्स्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो कंट्री बताते हैं, उसके अगले 2 जो होते हैं वो लोकेशन बताते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं वो ब्रांच कोड बताते हैं कि कौन सा ब्रांच है। उसके बाद दोस्तों जिस कोड के बारे में बात करेंगे वो है MMID और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है। ये कोड उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं। ये 7 डिजिट कोड होता है जिसके फर्स्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं, और लास्ट के जो डिजिट होते हैं
वो अकाउंट ऑफ द यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बैंक के बारे में, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।